तो स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना? ठीक है। DPP3 हाइपर कॉन्जुगेशन वाला जो पार्ट है बेटा, और इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, कुछ बॉन्ड लेंथ जो हमने जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब मैंने स्टार्ट किया था, चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन हो चाहे रेजोनेंस हो, तो उसी तरीके से यहां पर बॉन्ड लेंथ को रिलेट कर रहा है वो, ठीक है ना? ये सब चीजें यहां पर आएंगी। तो उस बेसिस पे बेटा आपके ये सीट बनी हुई है। तो इसमें फर्स्ट पेज में जो बेटा 1 to 7 क्वेश्चन है, इसमें बताइए बेटा कि 1 to 7 में किसी को कोई केसेस में डाउट है तो बोल दिए। फर्स्ट क्वेश्चन ना, फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक आपको जो दिक्कत होगी वो बी और सी में होगी मेरे हिसाब से, बाकी ए और डी तो आपको कनेक्ट कर रहा है। अब बी और सी में बेटा बात ये आ रही कि दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन सेम हो रहा है। अगर ये CH3H, इसको चेंज कर लो, यहां H यहां CH3, तो इसको बोलते हैं बेटा ट्रांस। बात समझ में आई? तो सिस और ट्रांस जो केसेस हैं बेटा, उसमें जनरली आपने पढ़ा था, मैं आपको उसी पॉइंट पे ले जाना चाह रहा हूं बेटा, कि इसका डायपोल मोमेंट इधर होता है, इसका डायपोल मोमेंट इधर होता है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस केसेस में म्यू 0 आ जाएगा, यस और नो? और इस केसेस में अगर आप ध्यान दो, इसका डायपोल मोमेंट इधर को, इसका डायपोल मोमेंट इधर को, म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो आप बताइए बेटा कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसका म्यू 0 होगा कि जिसका म्यू 0 नहीं होगा? कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। सही कह रहा हूं? जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी बेटा उतना म्यू कम होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गॉट इट एवरीवन? अरे समझे ना मेरी बात को बेटा? तो ये हर केसेस पे नहीं हो ना, ऑलवेज एप्लीकेबल दैट कंडीशन, इट नॉट पॉसिबल। कहीं कहीं पर ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, सॉरी कहीं कहीं पर सिस फॉर्म भी ज्यादा स्टेबल होता है, वो कंप्लीट डिपेंड करेगा म्यू पे। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं। गॉट इट एवरीवन? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा कि हम किस तरीके से बातें कर रहे हैं। तो यहां पर वो सिस और ट्रांस का ही रोल है। तो बी और सी में अगर जाऊं तो बेटा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप ही है, बी और सी में देख रहा हूं, तो बेटा बी वाला जो पार्ट है वो सिस बना रहा है। कैसे बना रहा है देखिए, स्ट्रक्चर में मैं आपको आ जाता हूं। ऐसा कुछ बना है बी वाला पार्ट, दिख रहा ना बेटा सबको? तो ध्यान दो बेटा, इधर हाइड्रोजन होंगे। अब हाइड्रोजन सेम साइड है कि नहीं है? देखो यहां से चेक करो, यहां से क्रॉस वेरीफाई करो, सेम साइड है। तो बेटा ये तो बन नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इस कार्बन में दोनों हाइड्रोजन है, जो कि मैंने क्या लिखा है, A नॉट इक्वल टू B लिखा है ना बेटा? तो A नॉट इक्वल टू B लिखा है, मतलब ये तो बन ही नहीं सकता। सिस ट्रांस की बात ही नहीं करेंगे, बात करेंगे तो यहां पर। अब देखो दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड है, तो क्या बोला जाएगा? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? ठीक है। दूसरा आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है बेटा, ये कंडीशन है, तो फिर से यहां तो बन ही नहीं सकता। बात रही यहां पर H और H अपोजिट है कि नहीं है बताओ? जैसे ये CH3 ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप अपोजिट है, तो हाइड्रोजन भी एक दूसरे के अपोजिट है। अरे समझे? तो क्या लिखूंगा बेटा? ट्रांस लिखूंगा। और ट्रांस ऑब्वियस है कि बेटा उस केसेस में हमारा म्यू को मिनिमम दिखा रहा है, तो इस बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि म्यू जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और हमें यहां स्टेबिलिटी ढूंढनी थी, हाँ कि ना? और मेरा कंसर्न बस इतना है बेटा कि यहां पर बी और सी में डिसाइड आप हाइपर कॉन्जुगेशन से कहीं गलत नहीं कर रहे हो। आपने हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग आपका बी और सी दोनों होना चाहिए, लेकिन यहां पर केसेस आया डायपोल मूवमेंट वाला। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो ये बेसिस पे बेटा हमारे पास फिर ट्रांस वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, यानी आंसर फिर सी होना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? क्या समझ पाए मेरी बात को? पक्का? ठीक है। उसके बाद बेटा 1 to 7 में फर्स्ट हो गया, बाकी 2 to 7 कौन सा? 6th 5th? अरे नंबर बोलो ना बेटा यार प्लीज। 5th क्वेश्चन। ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन द गिवन कंपाउंड, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? स्ट्रक्चर ये पूरा बना है इस तरीके से। आप एक काम करिए बेटा, बस बातें नहीं यार, देखो मेजर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन बातें कम करो बेटा। ठीक है। इस तरीके से
ऐसा स्ट्रक्चर है, सही है। अब चेक कर लो बेटा इस डबल बॉन्ड के लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन यहां पर होंगे, क्योंकि ये कार्बन होगा तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन चेक करो उसकी वैलेंसी कंप्लीट करके। यहां डबल बॉन्ड है तो यहां पर कितने अल्फा कार्बन जो है हमारे पास, उसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसे यहां पर चेक करो, ऐसे यहां पर चेक करो, तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो बताओ। तो बस यार बेटा कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए 7 तक और कोई क्वेश्चन? ठीक है आगे मूव करते हैं बेटा 8 to 15। क्वेश्चन नंबर 8 to 15 कौन सा? 11th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन? तो कार्बोकेटाइन कहां पर दिख रहा है बेटा हमारे पास? देखो ए ऑप्शन में तो कार्बोकेटाइन है ही नहीं, समझे, और बी ऑप्शन में कार्बोकेटाइन दिख रहा है, साथ में कार्बोकेटाइन से अटैच पहला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज भी है। समझे कि नहीं समझे? और सी ऑप्शन में आपको रेजोनेंस दिख रहा है बेटा, वहां हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा क्योंकि डबल बॉन्ड बना है। सो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे पॉजिटिव चार्ज बन गया कॉन्जुगेशन वाला केस, तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं होगा ना बेटा उस केसेस में। तो इसे सी तो पॉसिबल नहीं है। डी ऑप्शन में तो बेंजीन बना है सीधा सीधा, ये तो स्ट्रक्चर बना के भी दिखाया था बेटा आपको, यस और नो? तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। तो हमारे पास उस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ज्ञात करो बेटा ये हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन ही अपने को क्लियर होनी, जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उससे अटैच पहला कार्बन जिस पे मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, तो बेटा वो केस क्या दिखाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। तो ऐसा केस केवल बी में दिख रहा बेटा मुझे, सही है, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा बेटा। एनी डाउट? कनेक्ट हुआ? ठीक है और बोलिए बेटा 15 तक। 15 तक और बोलिए, क्लियर है सबको? डन? 14 लीस्ट स्टेबल मिनिमम हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करो। ए में फर्स्ट पार्ट में कितने बनेंगे? 3, सेकेंड पार्ट में 6, थर्ड पार्ट में 9, फोर्थ पार्ट में 0 और फिफ्थ पार्ट में 4। ठीक है, तो मिनिमम कहां बन रहा है बेटा? फोर्थ केसेस में बेटा। डन? नहीं उसको नहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर ए कैसे हो जाएगा बेटा? आंसर ए में तो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन बन रहा है और डी जो फोर्थ केसेस है उसमें हमारे पास 0 हाइपर कॉन्जुगेशन बन रहा है, और साथ में अगर आप स्टेबिलिटी के बेसिस पे देख रहे हो प्लस आई के बेसिस पे उसका प्लस आई ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास फोर्थ वन वाला डी ऑप्शन वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, उसको करेक्ट कर लेना बेटा। ठीक है और बोलिए, क्लियर? नेक्स्ट 16 to 21। 16 तो 16 तो है यार बेटा, एक चीज देखो, ब्रिडिक रूल को वायलेट करने वाला यही तो कंपाउंड है जिस पर कार्बोकेटाइन ब्रिज कार्बन पे, ब्रिज हेड कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। ब्रिडिक रूल यही कहता है ना बेटा, हाँ के ना? याद है? नहीं सर वो अपने को काहे को याद करना है, तो याद है तो फिर ये 16 क्वेश्चन डाउट काहे को बना बेटा? वहां तो सीधा सीधा स्टेटमेंट ही है अकॉर्डिंग टू ब्रिडिक रूल कि बेटा हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं है, डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, फिर रेडिकल पॉसिबल नहीं है, ये तो बात थी। तो फिर तो उसके बेस पे बेटा ए ऑप्शन हो जाएगा यार, ठीक है। डन ना बेटा, सबको क्लियर? ठीक है बोलिए 17 to 21 क्लियर एवरीवन? ठीक है हाँ भाई बातें नहीं, हाँ प्लीज। 22 to 29 23 ओके। इसमें भी वही कंडीशन है बेटा, देखो मोस्ट स्टेबल एल्कीन बोला है ना, तो जो आपको दिख रहा है उसमें सिस ट्रांस अगर आप देखोगे पहले तो वहां ध्यान दे लो बी और सी में, लेकिन अब ध्यान दो बेटा यहां पर जो कंडीशन दी है कि 23 में जो आपको ए ऑप्शन दिया है वहां पर भी आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर सेम बन रहे हैं,
बी में भी सेम बन रहा है, सी में भी सेम बन रहा है, सही है। तो 3 ऑप्शन हो गए। जहां सेम हाइपर कॉन्जुगेशन बन रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो डिफरेंशिएट करेगा ही नहीं। और आपसे क्या पूछा, मोस्ट स्टेबल। अब यहां पर हमारे पास बी और सी में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास बी और सी में जाऊं तो बेटा मुझे एक सिस फॉर्म दिख रही है, एक ट्रांसफॉर्म दिख रही है, तो उसमें तो मैं कंसिडर कर सकता हूं कि बी और सी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ कि ना। तो ये समझना बेटा। अब रही बात बेटा हमारे पास 23 के ए ऑप्शन में आ जाता है। ए ऑप्शन में जो कंडीशन है बेटा वो CH3 ग्रुप दोनों बल्की हैं। सुनिएगा मेरी बात को बहुत अच्छे से। बल्की होने की वजह से वो क्या करेंगे, रिपल्सन इनिशिएट करेंगे। तो ऐसा कुछ दिया है, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ऐसा कुछ दिया है बेटा। यहां CH3 है, यहां पर भी CH3 है, यहां H और H है, तो इन दोनों से तो हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे ना। अरे समझ पा रहे मेरे को। अब क्या है बेटा, अब पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करेगा। हो क्या रहा है कि यहां हाइड्रोजन है, यहां तो बात ही नहीं करनी अपने को, बात करनी केवल इससे। ये बल्की ग्रुप होने की वजह से क्या करेंगे बेटा, रिपल्सन यानी स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएंगे। बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, क्राउडिंग कहते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग उसको। वो होता क्या है, जितने बड़े ग्रुप होंगे बेटा वो एक दूसरे के पास में आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आपने देखे वो बलून देखा बेटा, उन बलून में जितनी ज्यादा हवा फिल करोगे उतना साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, उनको पास में लाना चाहोगे बेटा तो उनके बीच में रिपल्सन होता है या एक दूसरे से दूर जाते हैं। देखा है, देखा कि नहीं देखा। अब देखो ये सब चीजें क्या है ना, प्रैक्टिकल है हमारे लिए। प्रैक्टिकल आज के टाइम पे फोन है बेटा तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। बचपन में क्या है बेटा, ये सब चीजें अगर देखी हैं, ये सब चीजें किया है तो रियलाइज जल्दी से अपने को कनेक्ट होती हैं चीजें। अगर वो कहते ना किया ही नहीं है तो हमारे लिए तो आज के समय में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है बेटा, हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज दिखती है कि फोन हमारे लिए सबसे हमारा अच्छा दोस्त है, बाकी तो दुनिया जाए बाण में, सही है ना। तो अब वैसे उस जोन में रहोगे तो ये सब चीजें सीख नहीं पाओगे। बल्कि अभी 2-3 दिन पहले जो ये बात आ रही, मैं आपको बोल रहा हूं, 2-3 दिन पहले हम साथ में सब लोग बैठे हुए तो हम ये डिस्कशन ही कर रहे थे कि आज की जनरेशन को क्या है कि उन जो कॉमन एग्जाम्पल है उनको कनेक्ट करने के लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनने कभी वो कॉमन एग्जाम्पल ऐसे देखे ही नहीं। क्यों, क्योंकि बेटा वो कॉमन एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि जो आपने प्रैक्टिकली किया होगा ना तो आपको रियलाइज कनेक्ट इजीली हो जाएंगे। अगर आपने देखा ही नहीं तो आपको ऑब्वियस आपको परेशान करेंगे। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि बेटा 2 बलून है, उनमें हवा आपने जितना ज्यादा आप इनिशिएट करते हुए चलोगे उनका साइज बल्कि होते चलेगा। उनको एक साथ एक ही हाथ में पकड़ के रखना ऑब्वियस है वो डिफिकल्ट होगा, वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाएंगे जो इसकी एक दूसरे से दूर जाएंगे। समझ पा रहे मेरी बात। तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, एक दूसरे के पास में आने से एक दूसरे को रोकता है। तो वही चीजें बेटा यहां पर भी हो रही हैं। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के पास में। अब जब वो एक दूसरे के पास में होंगे बेटा तो ऑब्वियस है कि वो अनस्टेबल होंगे। अब अनस्टेबल होंगे तो क्या करेंगे बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन में जल्दी कन्वर्ट होना चाहेंगे। अब जैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन में जल्दी कन्वर्ट होना चाहेंगे तो इसका मतलब बनने वाला जो फॉर्म होगा वो स्टेबल होगा, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। इसलिए हमारे पास क्या होता है कि इस सिचुएशन में वो ज्यादा स्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन बनने के लिए जो कार्बन का, यहां पर आप ध्यान दो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बना हुआ बॉन्ड होगा बेटा वो इजिली टूटेगा। क्योंकि याद करो सिग्मा बॉन्ड का टूटना मस्ट है तो ही हाइपर कॉन्जुगेशन हो पाएगा। अब ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग, या बस जो वो कहते हैं ना जबरदस्ती का हाँ पे हाँ मिलाना है, समझ पा रहे हैं एवरीवन? पक्का? तो इस कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए मिनिमम एनर्जी तो चाहिए ना। तो अगर अनस्टेबल होगा टूटेगा जल्दी, बोलो हाँ कि ना। तो जल्दी टूटेगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन इजीली बनेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी यही कहता है बेटा कि जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन और जितना
कम एनर्जी देख के बेटा और हाइपर कॉन्जुगेशन को इनिशिएट करना चाहेगा तो हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए बेटा हमारे पास वहां पर वो स्टेबल ज्यादा रहना चाहेगा, फिर वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, क्योंकि मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एंड पोटेंशियल एनर्जी जितनी डिक्रीज हुई स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अंडरस्टूड एवरीवन? तो उस बेसिस पे बेटा मैं कह सकता हूं कि हमारे पास फिर ए ऑप्शन जो होगा हमारे लिए ए बी सी में, क्योंकि डी तो मैं कह ही नहीं रहा हूं, ए बी सी में ए हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनाएगा। सही है? कनेक्ट हुआ? ठीक है। और बोले बेटा बाकी 24 से 29 तक, 29, ठीक है। 29 से पहले बेटा कोई? ठीक है। 29 में देखो बेटा 1 ब्यूटीन दिया, वन ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बना लो, 1 2 3 4, यहां पर डबल बॉन्ड है। अगर आप इसको कंप्लीटली यहां हाइड्रोजन लगाओगे तो ऐसा कुछ होगा, बताओ कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? कितने बनेंगे? तो इससे पहले काय को कंफ्यूज हो रहा था? ठीक है, उसको लिख देता हूं बेटा, वहां से क्यों परेशान होता हो यार तुम लोग। ठीक है, कितने बनेंगे? सबको क्लियर है? तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं बेटा? हमारे पास 2, ठीक है ना। अब बेटा यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर उसने बोला है 2 ब्यूटीन, तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दो 1 2 3 4। अब मैं इसमें ये कह रहा हूं बेटा यहां पर डबल बॉन्ड ले आए तो यहां CH3 हो जाएगा, यहां CH3 हो जाएगा। मुझे इससे मतलब नहीं है, भाई साहब कहते हैं फिर भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। मुझे मतलब किससे बेटा? ये कार्बन से जहां पर हाइड्रोजन कितने हैं ये देखना है। अब ये सिस 2 मतलब ये 2 ब्यूटीन हुआ कि नहीं, पहले बताइए। अब चाहे इसका सिस फॉर्म बनाओ, इसका ट्रांसफॉर्म बनाओ, हाइपर कॉन्जुगेशन तो उतने ही रहेंगे, हाँ कि ना। जो इससे ज्यादा है, हाँ कि ना। अब बताओ इसका सिस और ट्रांस दोनों बन सकते हैं, जो अभी दिखाया मैंने आपको बना के, देखो, हाँ कि ना। तो अब उसने क्या बोला बेटा? सिस 2 ब्यूटीन ट्रांस 2 ब्यूटीन, जिनके नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इससे तो ज्यादा ही है। कितने बनेंगे? 6, तो ज्यादा बन रहे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ये बात सीधी सीधी है। अब हमारे पास उसने क्या बोला? आइसो ब्यूटीन। अब इसमें भी वही होगा, आइसो ब्यूटीन में क्या करोगे बेटा? हमारे पास आइसो लिंकेज बना लो, CH3 CH3, यहां डबल बॉन्ड लगा दो बेटा, CH3, या आइसो ब्यूटीन बोला ना उसने, 4 कार्बन हो जाएंगे बेटा, ये बन जाएगा, देखो हो गए ना 4 कार्बन, 1 2 3 4, गॉट इट एवरीवन? तो बन गया बेटा। अब यहां पर भी कितना हाइपर कॉन्जुगेशन बन रहा है? यानी ये 23 वाला बिल्कुल, तो ये 6 यहां पर भी, 6 यहां पर भी, इसके दोनों फॉर्म में, सिस में भी ट्रांस में भी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है, जो इससे ज्यादा है। तो ऑब्वियस है कि बेटा क्या होगा? सभी के सभी क्या होंगे? 1 ब्यूटीन से ज्यादा स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे? इसे हमारे पास बोला है कि मोर स्टेबल देन द 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन से ज्यादा कौन स्टेबल है? तो मेरे लिए सभी हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ दिस। गॉट इट एवरीवन? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? पक्का? ठीक है, इतना क्लियर सबको? फिर आगे चलते बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन एंड बॉन्ड लेंथ वाले पार्ट में। पहला क्वेश्चन जो आपको यहां पर बना है बेटा, वो एक एग्जांपल के बेसिस पे बना है, कंसिडर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिस्टेड बिलो। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको यहां जाने से पहले, क्योंकि ये बात आई है तो मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन कर दूं कि बेटा अगर आपको कार्बन हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि यहां ठीक है ये तो मैं जस्ट कार्बन और Br की बॉन्ड है, बट मुझे चीजें याद आई तो मैं आपको कंप्लीटली वो बता दे रहा हूं कि भाई वो यहां पर बहुत प्रॉपरली ध्यान रखना कि कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, और क्वेश्चन में ऐसा कुछ पॉइंट नहीं लिखा है, तो आप हर हमेशा उसको फ्री रेडिकल में ब्रेक करेंगे। किसमें ब्रेक करेंगे? मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, तो फ्री रेडिकल में ब्रेक डाउन होगा। जस्ट लाइक कि अगर मैं बेटा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा हूं, मुझे कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, तो मैं सोचूंगा कि वो फ्री रेडिकल में ब्रेक डाउन होना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? पक्का?
अरे पक्का? गुड। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बात कह दिए कि वो हेट्रोलाइटिक मतलब होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन नहीं हो रहा है, मतलब फ्री रेडिकल में नहीं टूट रहा, एक टाइप से बोलो अनइक्वल पार्ट में टूट रहा है, तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आएगा, ये सुनो। और एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आएगा तो ऑब्वियस है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उस पर नेगेटिव आएगा और हमारे पास हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अरे समझे? तो ये तब सोचोगे जब क्वेश्चन में बोला होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो बेटा नहीं सोचना है अपने को, फिर आपको सीधे सीधे क्या सोचना है? क्या सोचना है? फ्री रेडिकल के बारे में। और फ्री रेडिकल बनाने के बाद उसकी स्टेबिलिटी चेक करो, आपको पता चल जाएगा कौन सा बॉन्ड इजीली टूट सकता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? कैसे देखना है ये क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, आते हैं बेटा क्वेश्चन में। तो मैंने आपको बोला कि यहां पर वो बात जो कर रखी है उसने, कार्बन और Br को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी दी हुई है कि C और Br के बीच की बॉन्ड एनर्जी आपको दी हुई है 70, 68, 68, 65। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है बेटा उसके बेस पे उसने पहला, these data show that the carbon bromine bond is weakest when bromine is bound to a 3 डिग्री से अटैच हुआ हो, क्योंकि शायद 3 डिग्री सबसे कम बॉन्ड एनर्जी चाहिए। देखो 65 जो दिया वो सबसे कम है, हाँ कि ना? तो वो कहां दिया? जब कार्बन 3 डिग्री हो, तो 3 डिग्री कार्बन पे हमारा क्या लगा है बेटा? Br लगा है, दिख रहा है बेटा सबको यार? तो उस बेसिस पे ऑप्शन ढूंढना है। मिथाइल कार्बन नहीं, CH3 वाला जो कार्बन है उस पर नहीं ना, वो 70 अगर आप देख रहे हो तो अच्छे। और उसके बाद बेटा प्राइमरी कार्बन, यानी प्राइमरी कार्बन मतलब CH3 CH2 Br, और फिर उसके बाद दूसरा कार्बन भी हमारा प्राइमरी है। तो प्राइमरी कार्बन पर अगर मैं जाऊं तो प्राइमरी कार्बन की बात नहीं कर सकते। सेकेंडरी कार्बन जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है बेटा वो सेकेंडरी है, वो भी नहीं होगा क्योंकि वो 68 है। 65 कहां है? टर्सरी कार्बन पे। तो आंसर आ जाएगा बेटा डी। समझे? समझे कि नहीं समझे? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बेटा जनरली मैं अभी डिस्कशन नहीं करूंगा, हाँ थर्मोडायनेमिक के बेस पर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा जब हम यहां पर मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसके बेसिस पे, क्योंकि इसमें मैं मैकेनिज्म को इन्वॉल्व करूंगा। ठीक है, तो अपने को आपको केवल डेटा दिया, डेटा से आप थर्मोडायनेमिक लगा के तो आप कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है, आप थर्मोडायनेमिक केसेस बना के निकाल लो। लेकिन अगर उसमें ऑर्गेनिक के बेसिस पे जाऊं तो बेटा तो ऑर्गेनिक के बेसिस पे मुझे एक ही काम करना पड़ेगा कि भाई रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करनी पड़ेगी, जो अभी अपना स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए मैंने उस चीज को अभी मैं स्किप कर रहा हूं। गॉट इट एवरीवन? अरे समझे? ठीक है। उसके बाद बेटा 3, 4, 5 में बताइए कोई डाउट? 3, 4, 5 में बताइए कोई डाउट? जल्दी बोलो। नहीं? नहीं? एवरीवन? पक्का? ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 to 12, क्वेश्चन नंबर 6 to 12 जी, 6 क्वेश्चन। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो बेटा यहां पर हाइड्रोजन को निकाल के, अब हाइड्रोजन को कैसे निकालोगे मैं आपको बोल चुका हूं, फ्री रेडिकल में। तो जो कार्बन पर फ्री रेडिकल बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। अब जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उतना वीक होगा, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम चाहिए होगी। समझ पाए मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कनेक्ट करना है, थोड़ा सा रिवर्स चले जाओ। सबसे पहले चारों से कार्बन निकाल के उस कार्बन पे फ्री रेडिकल ले आओ, क्योंकि यहां पर ऐसी बात तो नहीं करके कि भाई आपको उसको अनइक्वल पार्ट में तोड़ना है। अगर नहीं कही है तो मैंने आपको क्या फॉलो बोला, किस फॉर्म में जाना है? किस फॉर्म में जाना है? फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में तोड़ लो, तोड़ने के बाद जो फ्री रेडिकल बन रहा है कार्बन पे उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, और स्टेबिलिटी चेक करने के बाद आप देखो कि भाई कौन सा बॉन्ड इजीली टूटेगा, मतलब जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो बॉन्ड इजीली टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बताओ। जिस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसको बॉन्ड एनर्जी कम चाहिए होगी। गॉट इट एवरीवन? समझे? याद करो बेटा मैंने आपको कहा था कि ऑर्गेनिक पूरा इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, बोला था कि नहीं बोला था?
याद आ रहा है कुछ? तो अगर ऑर्गेनिक पूरा इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो देखो मैं आपको बोल रहा हूं कि क्वेश्चन को करेंगे कैसे, वो इंटरमीडिएट बना रहा फ्री रेडिकल, और उसमें देख लो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, उसमें वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, उतना वीक होगा। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी कम। हो गया बेटा, समझा? पक्का? ठीक है। और बोले बेटा 12th तक और किसी को कोई डाउट? 12 क्वेश्चन तक और किसी को कोई डाउट? क्लियर है फिर? और हाँ कि ना? यहां से तो क्वेश्चन आते नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता कि यहां कोई सीट होती है कि नहीं होती, मुझे नहीं पता बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 to 18 जी, 13 क्वेश्चन। ठीक है। रैंक द इंडिकेटेड बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया बेटा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो मैं यही देखूंगा ना कि जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब मुझे बताइए बेटा, जहां पर डबल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी कि जहां सिंगल बॉन्ड होगा? बस सीधी सी बात है बेटा। अब चेक कर लो, आपको पूछा है बेटा, उसने नंबर दिया है ए कहां पर दिया है बेटा कि नाइट्रोजन और कार्बन है और वो सिंगल बॉन्ड है। देखना स्ट्रक्चर सबके पास है, इसलिए मैं स्ट्रक्चर तो बना नहीं रहा हूं, बट ध्यान देना, इसको उसने ए बोला है। ठीक है। रही बात बेटा बी बॉन्ड, जो बी आपका बॉन्ड बना है वो रिंग के अंदर बना है। इस तरीके से बना है बेटा। ठीक है। और यहां पर आपका सी ट्रिपल बॉन्ड एन, मैं ये लिख दे रहा हूं, चलो ठीक है। इधर CH3 H डन, इसको बी बोला है उसने और इसको उसने सी बोला है। डन, समझे? सबसे पहले चेक करो, ए डबल बॉन्ड, बी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं। अरे बोलो जल्दी से, क्या कॉन्जुगेशन है? नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? बिल्कुल होगा। देखो यहां अल्फा H दिख रहा है आपको, अगर वो पॉसिबिलिटी बनती है तो। समझे कि नहीं समझे? लेकिन ध्यान दो बेटा, हमें सबसे यहां पर बात कर रखी है कि अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पर डिस्कशन करें। अब बताइए बेटा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब हमें क्या चाहिए? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बताइए। सी, उसके बाद बी, उसके बाद बस बन जाएगा बेटा। समझा भाई? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 to 18 कौन सा? 16 15 ओके। 1-5 भी मुझसे पूछा बेटा, तो 1-5 भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको बात कही है बेटा कि यहां पर डायग्राम बना है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो एनर्जी लिखी बेटा वो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, और दूसरा आपके पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट यानी एन ब्यूटेन जो बन रहा है उसमें ए बी सी दिया है। तो मैं कहूंगा कि बेटा सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? बोलो। तो यानी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद तो सेकंड नंबर पे ये स्टेबल होगा, उसके बाद बी, तो सबसे कम स्टेबल यही होगा। अब आपसे पूछा है क्या एल्कीन सी इज, मतलब मुझे सबसे स्टेबल देखना है, तो बताइए बेटा सबसे स्टेबल कौन सा होगा? ट्रांसफॉर्म ट्रांस टू ब्यूटीन। देखो 1 ब्यूटीन से तो आपका 2 ब्यूटीन स्टेबल होने वाला है। अरे समझे? और 2 ब्यूटीन स्टेबल होने वाला है, तो 2 में भी 2 केसेस उसने दे दिए, सिस एंड ट्रांस। तो मैंने क्या बोला आपको, कौन सा स्टेबल होगा? ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा। 1 ब्यूटीन तो होने वाला है नहीं, और इथीन में तो एक भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं बनेगा। अरे समझे? समझ पा रहे ना बेटा मेरी बात को यार सब लोग? तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? सी सॉरी बी ऑप्शन, जो एल्कीन सी इज द ऑप्शन इज बी, ट्रांस टू ब्यूटीन, क्योंकि सी पूछे ना हमसे। समझे? ठीक है। और बोलिए 16 हो जाएगा पक्का? ठीक है। बोलिए 17 18। ये तो सिंपल है बेटा, क्लियर है? ओके डन डन। किसी को कोई डाउट और तो बोल सकते हैं बेटा? हाँ क्लियर है बेटा? अरे समझे?
हाँ, थोड़ा सा मैं फिर से यही कहूंगा कि ये ध्यान रखना बेटा, जो सीट दी जा रही है आपको, जब तक इसको आप परफेक्ट नहीं करोगे तो ये समझना कि भाई वो कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग नहीं होंगे। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को बार बार देखिए, उसको रिपीट करिए, लेकिन क्वेश्चन जब तक नहीं होंगे बेटा तब तक चीजें प्रॉब्लम करेंगे, और जब क्वेश्चन बन जाएंगे फिर चीजें ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। गॉट इट एवरीवन? बात समझ में आई? यस और नो? पक्का? ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा, लास्ट हमारा क्या डिस्कशन चल रहा था? बेसिक स्ट्रेंथ मैंने कहां तक आपको डिस्कशन किया था? ठीक है, एग्जाम्पल चल रहे थे बेटा हमारे, कुछ एग्जाम्पल हमने डिस्कशन किए थे, मैं आगे एग्जाम्पल के बेसिस पे मूव कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा। चलिए देखिए, क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूं बेटा फिर से। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, बातें नहीं है बेटा प्लीज। तभी तो कह रहा हूं ध्यान दे, कौन बोल रहा, जो बोल रहा है मुझे बता। हाँ तो जो बोल रहा है मुझे बता ना, पीछे देख के। मैं थोड़ा बोल रहा हूं, तू बोल रहा कुछ क्या कर, ठीक है ना? चलिए इसको कंप्लीट, फिर आगे मूव करेंगे बेटा हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। हाँ चलिए, कर लिया नोट डाउन? चलो अब आंसर बताओ बेटा फटाफट। फोर्स सबसे ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है बेटा, बताइए। फोर्स सबसे ज्यादा, ठीक है, फोर्थ वन, उसके बाद बोलो थर्ड, बोलो जल्दी से फटाफट। उसके बाद फर्स्ट, हाँ फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फिफ्थ, है ना? ये ऑर्डर होगा जो गलत है, ठीक है? इसलिए गलत है क्योंकि आपने सबसे पहले फोर्थ ले लिया, वो गलत है।
बाकी आगे चीजें जो भी आप देख रहे हो बेटा वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें ये बता सकता कि सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा, बताइए। चलो अब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं बेटा। ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखो, ये नाइट्रोजन sp3 की 2, तबियत तो ठीक रहती नहीं है ना, नहीं होते ना बेटा, हाँ तबियत ठीक रखा कर तब अच्छा लगेगा। ठीक है, ये कौन सा है 2 sp2, ये कौन सा है sp3, ये कौन सा है, तबियत ठीक हुई, तबियत ठीक हुई नहीं हुई, तो sp2 पता चल गया होगा कैसे हो रहा, क्या नहीं हुआ ना, चल तबियत ही ठीक नहीं हो तो कैसे पता चलेगा बेटा। ये लॉन पेयर कॉन्जुगेशन के पार्ट में है, ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर हो रही है। अब इससे एक चीज समझ में आ गई बेटा, तो sp2 वाले नाइट्रोजन जो हैं भाई, ये तो सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि भाई उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा की कम, ज्यादा। अब ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास ज्यादा रख पाएंगे, देंगे कम, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, यही समझाया था पहले भी। ठीक है, अब उन कंडीशन पे मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूं, फिर sp2 वाले छोड़ दो, अब बात किस पे करेंगे हम, सबसे पहले sp3। तो sp3 में फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ है, सही है। अब इनमें भी देखिए बेटा की बात करो, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये हमारे पास 3 डिग्री अमाइन है, ये हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है। क्या मैं सही कह रहा हूं? अब बताओ बेटा ऑर्डर, कौन सा अमाइन ज्यादा हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ दिखाएगा, बोलो। इससे समझ में आ रहा है कि बेटा मैंने लास्ट जो डिस्कशन किया, ए की बी किसी ने भी रिवाइज नहीं कर रखा, एक आध दो आंसर के अलावा। क्या बताया था बेटा मैंने लास्ट आपको जो डिस्कशन किया था, बताओ क्या डिस्कशन किया था, बोलो जल्दी से। अरे रुक जा भाई, तब भी बोलना, तब तो समझ जाना यार। हाँ बताओ जल्दी से। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होता है, 3 डिग्री ना, फिर उसके बाद जो गलत है, अब सच में बताना बेटा, दिल पे हाथ रख के कि कितने लोगों ने वो एमाइंस का बेसिसिटी का ऑर्डर रिवाइज किया था। एमाइंस की बात कराऊं, हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब पढ़ा था, किसने सच में बताना दिल से कितने लोगों ने उसको परफेक्ट किया घर पे जाके रिवाइज करके, देखो 1 2 3 4 5 लोग हैं बेटा। अब इस हालत में तो ये समझ में आ गया ना कि बेटा कि भाई कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है, जो मैं इतना बोलते हुए चलता हूं कि बेटा बार बार रिवाइज करो, पढ़ो, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक परफेक्ट नहीं होगा। खान बोला सॉरी, तो ही बोला ना, सॉरी बोलने के बाद तो हमने अपने पाले में गेंद थी बेटा वो उठा के डाल दी दूसरे के पाले में। सर आप निपटो, आप जानो, आपका काम काहे को जाना है, सही है ना। वह हमने तो एक चीज से बचना था कि सर नहीं पढ़ा, उससे गलती हो गई हमसे, तो हम सॉरी बोल चुके हैं। डिसाइड कर लो बेटा, मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूं कि करना क्या है, क्योंकि शायद इतना कहने के बाद भी अगर आप लोग उसको पढ़ते नहीं हो, रिवाइज नहीं करते हो, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा आपको खुद समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं इतना बोलूं कि बेटा उसको पढ़ो, लेकिन इसका कोई इफेक्ट ही नहीं दिखेगा। अब क्या होगा पता, मैं आपको बताता हूं। ये अपन ने रिवाइज
सैटरडे डिस्कस किया था, नहीं पढ़ा। संडे एग्जाम था, संडे एग्जाम के बाद घर जाने के बाद नहीं अब तो रेस्ट करना है, काय को पढ़े, तो नहीं पढ़ा। तो अभी ऐसे कि वो संडे भी गया। अब ये कब रिपीट करोगे, कब रिवाइज करोगे पता है? जब एग्जाम आने वाला होगा। और तब तक क्या होगी बेटा, वैसे भी क्या है, कम से कम 2 दिन तो हो ही गए, आपको पता चल रहा है। 48 आवर हो चुके, 80% चीजें तो दिमाग से निकल चुकी हैं, इसलिए तो किसी को ऑर्डर याद आया नहीं। केवल जिनने रिवाइज करा था ढंग से उनने चिल्ला चिल्ला के बोला, जबकि मैं उनको कह रहा हूं भाई थम जा, थम जा। भाई साहब फेस भी बोले जा रहे हैं। वो अच्छा है बेटा कि कम से कम उसने रिवाइज तो किया है, उसको ये तो भरोसा है कि मैंने रिवाइज किया तो ऑर्डर सही बोल रहा हूं। बाकी लोग तो क्या थे बेटा, भीड़ में बस जो बोलेंगे हम पीछे से थोड़ा सा आवाज बढ़ा देंगे, हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। मैं देखता हूं बेटा, ये समझो, मैं जब आपसे 2 से 3 बार पूछता हूं पहले वॉल्यूम कम, तो 2-3 लोग बोल रहे हैं, उन्होंने कहा ये सही बोल रहे हैं, चलो इन्हीं के भरोसे हम आगे बोल देता है। दिल पर हाथ रखना बेटा कि क्या मैं सही कह रहा हूं, और ऐसा ही करते हो आप लोग। ऐसा नहीं कि अपने को पता नहीं चलता है। कुछ महानुभाव होते हैं कि सर जबरदस्ती बुलवा रहे हो आप, तो अपन बोल रहे हैं, है ना। देखो उसमें एक महानुभाव तो आप समझ चुके होंगे, जिस पे सबकी उंगली उठी है ना। सर मन नहीं करता फिर भी आप जबरदस्ती बुलवा लेते हो, है ना। देखो तो इस बेसिस पे बेटा क्या है ना, इस सिचुएशन से आप समझ सकते हो कि कितना आप अच्छे से यहां पर चीजों को कंप्लीट कर रहे हो। यार कब तक आपके पीछे डंडा लेके घूमे यार। अब समझो भी तो कि कम से कम अपन ये ऐसे ना ऐसे